हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरेंद्र राघव। स्वागत है आपका हमारे चैनल केम और ये चैनल हमारा स्पेशली केमिस्ट्री के लिए बनाया गया है। आज जो हमारा टॉपिक है वो है एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। ये हमारा जो चैप्टर है ये 10th का चैप्टर है। तो आज हमने जो टॉपिक लिया है वो 10th के लिए लिया है। ये जो चैप्टर है हम 3 पार्ट में लेंगे। पार्ट फर्स्ट हमारा एसिड को कवर करेगा, सेकंड हमारा बेसिस को कवर करेगा, थर्ड हमारा सॉल्ट को कवर करेगा। ये जो चैप्टर है 10th के स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो इसको देखेंगे तो उन्हें डेफिनेटली बेनिफिट होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर एसिड, बेस एंड सॉल्ट। तो सबसे पहले एसिड की बात कर रहे हैं हम इस चैप्टर में। जो एसिड है, ये जो एसिड है ये लैटिन वर्ड एसिडस से आया है और जिसका मतलब होता है शावर यानी खट्टा। यानी एसिड वो सब्सटेंस है जो टेस्ट में खट्टे होते हैं। आपने जो चीजें खाई हो जो आपको खट्टी लगती हो, जैसे नींबू खाया है, संतरा खाया है, मौसमी खाई है, इमली खाई है, ये सारी चीजें क्या हैं, एसिडिक हैं, क्योंकि इनमें जो होता है एसिड होता है। ठीक है। तो अब जब एसिड हम पढ़ रहे हैं तो हमें पता होना चाहिए एसिड की डेफिनेशन क्या है। तो इनिशियल डेफिनेशन इसकी यही थी कि जो टेस्ट में खट्टे होते हैं वो एसिड होते हैं। लेकिन उसके बाद एक इसकी दूसरी डेफिनेशन आई। उसमें क्या कहा गया कि एसिड्स आर द केमिकल कंपाउंड्स व्हिच व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर गिव्स हाइड्रोनियम आयन और हाइड्रोजन आयन, जिसे हम H+ कहते हैं। यानी एसिड ऐसे केमिकल कंपाउंड हैं जिन्हें वाटर में डिसॉल्व करने पर वो क्या करते हैं, हाइड्रोनियम आयन देते हैं या हाइड्रोजन आयन, जिसे हम H+ कहते हैं, वो देते हैं। ठीक है। ये हमारी एसिड की डेफिनेशन थी। ठीक है। यानी एसिड आप समझ गए, एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व करने पर क्या देते हैं, हाइड्रोजन आयन या हाइड्रोनियम आयन देते हैं। हम यहाँ पर लिख के देख लेते हैं। जैसे हमारा HCl है, अगर हम वाटर में डिसॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो ये एसिड है, H देगा और H इसके साथ कंबाइन होके क्या बना लेगा, H3O पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। क्या बन गया ये बन गया हमारा हाइड्रोनियम आयन। इट मींस HCl इज अ एसिड, है ना, HCl इज एन एसिड। ठीक। अब उसके बाद हम यहाँ पर इसका क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं। जो एसिड है उसके क्लासिफिकेशन अलग अलग तरीके से किए गए हैं, जिनके बेस अलग अलग है। किस बेस पर बताया गया वो अलग है। तो पहला क्लासिफिकेशन हम देखते हैं वो किस पर है, बेस्ड ऑन स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ के बेस पर जो एसिड है उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 स्ट्रॉन्ग एसिड, नंबर 2 वीक एसिड। ओके। हाँ, तो स्ट्रॉन्ग एसिड है। स्ट्रॉन्ग एसिड कौन से होते हैं, जो अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग एसिड अंडरगो कंप्लीट डिसोसिएशन, यानी जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं, कंप्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल एक रखा है HCl, H2SO4, HNO3। सब जानते हैं ये कौन कौन से, ये वेल नोन एसिड हैं जो आप छोटी क्लास से जानते हैं। HCl का नाम क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक। क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। दूसरा है हमारा H2SO4, ये होता है हमारा सल्फ्यूरिक एसिड। क्या होता है, सल्फ्यूरिक एसिड। और तीसरा जो है हमारा वो होता है HNO3, जिसे हम कहते हैं नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। ठीक है। 3 एसिड हैं और ये तीनों स्ट्रॉन्ग हैं। अब हम कंप्लीट डिसोसिएशन वाली बात इस पे समझते हैं। जैसे मैंने HCl लिया और हमने इसे इजी करने के लिए ये माना कि वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो ये किसमें टूटता है, ये डिसोसिएट होता है H+ में और Cl- में। अब ये अगर कैसा है, अगर ये स्ट्रॉन्ग है तो इसमें अगर हम इसके 100 मॉलिक्यूल्स लेंगे तो इसमें 100 ही H+ बनने चाहिए और 100 ही क्या बनने चाहिए, इसमें Cl-। तब ये क्या कहलाएगा, स्ट्रॉन्ग कहलाएगा। मतलब स्ट्रॉन्ग एसिड में ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया तो हमने इसे क्या कहा, स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है। तो जितने स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे सबके साथ यही होगा, वो कंप्लीटली क्या हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे आयंस में। अब दूसरा आता है हमारा वीक एसिड। दूसरा आता है हमारा वीक एसिड। दूसरे हैं हमारे वीक एसिड। वीक एसिड क्या होते हैं, अंडरगो पार्शियल डिसोसिएशन, यानी वो एसिड जो पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। हमने इसका एग्जांपल कौन सा लिखा है, H2CO3। ये कार्बनिक एसिड होता है।
अपने आप में बहुत अनस्टेबल होता है, अभी बाद में पढ़ेंगे। H3PO4 ये हमारा फॉस्फोरिक एसिड होता है, और तीसरा है हमारा एसिडिक एसिड। तो आपने जो सिरका वगैरह खाया है ना, उसमें ये वाला एसिड होता है, और इतना मतलब डेंजरस नहीं होता, ये इजीली आप उसे खा लेते हो, है ना, कोई हार्मफुल नहीं होता। अब ये जो 3 एसिड है, ये कैसे एसिड है? वीक एसिड। अब ये वीक एसिड है, अगर हम इसको देखें तो अगर हम बात करें CH3COOH की, अब ये वीक एसिड है क्योंकि, तो ये टूटेगा CH3COOH में, CH3CO- और H+ में, ठीक है, क्योंकि ये वीक है। तो हमने अगर इसके 100 मॉलिक्यूल लिए तो 100 के 100 एसोसिएट नहीं हो सकते। अगर 100 एसोसिएट होगा तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ? 90 मैक्सिमम ये हो सकते हैं, ठीक है, और 90 क्या बनेंगे इसमें? H+। और इसमें 90 आयंस क्या हो गए? टूट गए। लेकिन इसमें से 10 आयन कैसे बचेंगे? जो आयनाइज्ड नहीं होंगे, यानी इसमें से 90 आयनाइज्ड हो गए और इसमें से 10 आयनाइज्ड नहीं हुए। तो जिसमें से सारे आयन आयनाइज्ड ना हो वो क्या कहलाता है? हमारा वीक एसिड है, ठीक है। इसके बाद हमने क्या पढ़ना है? बेस्ड ऑन कंसंट्रेशन। हम दूसरा क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं जो किस पे बेस्ड है? कंसंट्रेशन पर बेस्ड है। तो हमने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, समझ रखा है, एक कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरा हमारा डाइल्यूट एसिड। तो कौन सा कंसंट्रेटेड एसिड होता है, कौन सा डाइल्यूट एसिड होता है, जरा हम इसे समझेंगे। हाँ, देखते हैं क्या? देखें, जैसे हमने 2 सॉल्यूशन लिए, यहाँ 2 सॉल्यूशन लिए और हमने इसमें एसिड इतना रखा, ठीक है, ये क्या है? इसमें एसिड, और इसमें एसिड जो रखा हमने वो थोड़ा रखा, इतना एसिड रखा, और दोनों में वाटर मिक्स किया। हमने वाटर दोनों में कितना मिक्स किया? दोनों में हमने वाटर मिक्स किया एक जैसे अमाउंट, यहाँ भी 100 ml और यहाँ भी 100 ml। अब जब हमने वाटर मिक्स किया तो हम क्या देख रहे हैं कि इसमें एसिड की अमाउंट कम थी, इसमें एसिड की अमाउंट ज्यादा थी, जबकि वाटर हमने दोनों में क्या मिलाया? सेम मिलाया। तो जिसमें एसिड की अमाउंट ज्यादा है, जिसमें एसिड की अमाउंट ज्यादा है वो क्या कहलाएगा? हमारा वो पहला केस कहलाएगा, यानी कंसंट्रेट। क्या कहलाएगा? कंसंट्रेट। और जिसमें एसिड क्या है? कम है, वो क्या कहलाएगा? डाइल्यूट। जिसमें एसिड कम होगा वो क्या कहलाएगा? डाइल्यूट। इसका मतलब क्या हुआ? अगर हाई परसेंट है, हाई परसेंटेज ऑफ एसिड, तो क्या कहलाएगा? वो कंसंट्रेट। और अगर लो परसेंटेज है किस चीज की? एसिड की, तो क्या कहलाएगा? वो डाइल्यूट। ठीक है, तो इस तरह से कंसंट्रेशन के बेस पर आप लोगों ने एसिड को 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक कंसंट्रेटेड एसिड, दूसरा डाइल्यूट एसिड, ठीक है। तो ये हमारा था सेकंड क्लासिफिकेशन। अब इसका तीसरा क्लासिफिकेशन कौन है? वो है बेस्ड ऑन बेसिसिटी। तो बेस्ड ऑन बेसिसिटी जो है, इसको पढ़ने के लिए सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले हम पढ़ेंगे बेसिसिटी क्या होता है ना। तो बेसिसिटी क्या है कि बेसिसिटी इज नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन। मतलब अगर किसी में रिप्लेसेबल हाइड्रोजन जितना है वो क्या कहलाएगी? उसकी बेसिसिटी कहलाएगी। मतलब टोटल हाइड्रोजन नहीं, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन मैंने बोला। तो इसे हमने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक होमो, एक डाइबेसिक और एक ट्राइबेसिक। पहला हमारा क्या है? मोनोबेसिक, है ना। मोनोबेसिक जो होता है वो क्या है? देखो, मोनो का मतलब होता है सिंगल, वन। अगर किसी में एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है तो क्या कहलाएगा? वो मोनोबेसिक, मोनोबेसिक एसिड कहलाएगा। मैंने जो ये सर्कल कर रखे हैं ये क्या है? ये रिप्लेसेबल हाइड्रोजन है। अब आप कहोगे बीच वाले में 3 चाहिए तो है, ये क्यों नहीं सर्कल कर रहे? तो देखो, रिप्लेसेबल हाइड्रोजन वो होंगे जो किससे अटैच होंगे? जो O से अटैच होंगे, है ना, या N से अटैच होंगे, है ना, इन सारी चीजों से अटैच होंगे। कार्बन से अटैच हाइड्रोजन एसिडिक नहीं होगा। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन, यहाँ पर ये हाइड्रोजन और यहाँ पर ये हाइड्रोजन क्या कह रहा है? कहलाता है बेस। किस नेचर का कहलाता है? एसिडिक हाइड्रोजन कहलाता है। इसलिए इन तीनों की बेसिसिटी कितनी है? सिंगल है। दूसरे केस में देखें, अगर हम H2SO4 की बात करें और हम H2CO3 की बात करें तो इन दोनों में कितने कितने हाइड्रोजन है? 2 हाइड्रोजन है, इसलिए इनकी बेसिसिटी कितनी है? 2 है।
और तीसरा वाला क्या है हमारा ट्राई बेसिक। तो ट्राई बेसिक जो है अगर हम H3PO3 की बात करें या H3PO4 की बात करें तो दोनों में कितने कितने हाइड्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। तो इसलिए इनकी बेसिसिटी कितनी हो गई 3। तो यहाँ पर जो हमने पढ़ा वो पढ़ा था बेस्ड ऑन बेसिसिटी। तो इस तरह से हमारे जो 3 पार्ट थे वो कंप्लीट हुए, क्लासिफिकेशन हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे डाइल्यूशन ऑफ एसिड। ओके, डाइल्यूशन ऑफ एसिड अपने पढ़ रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हमने इसको एक डायग्राम से समझने की कोशिश करी है। जैसे मैंने क्या काम करा, यहाँ पर 2 कंडीशन दिखाई है, ठीक है। अब हमने यहाँ पर 2 वेसल ले लिए, दोनों एक जैसे हैं, दोनों जो है बिल्कुल एक जैसे हैं। अब हमने क्या काम करा, एक में हमने यहाँ पर क्या करा, एसिड ले लिया, एक में हमने यहाँ पर एसिड ले लिया और दूसरे में हमने क्या काम कर लिया, इसमें क्या ले लिया, वाटर ले लिया। ठीक, हमें डाइल्यूशन करना है। डाइल्यूशन का मतलब क्या हुआ कि एसिड जो है उसमें वाटर के अमाउंट को बढ़ाना है। तो इसके लिए 2 तरीके हैं। हमने क्या काम करा, इसमें हमने क्या चीज करा, इसमें हमने वाटर को मिक्स करा, ठीक। और यहां पर हमने क्या काम करा, यहां पर हमने एसिड को मिक्स करा, ठीक है, एसिड को मिक्स करा। देखो दोनों में ही वाटर और एसिड मिल रहे हैं, इसका मतलब देखने में ऐसा लग रहा है कि दोनों ही कंडीशन एक जैसी है, दोनों ही कंडीशन एक जैसी है। लेकिन ये दोनों कंडीशन एक जैसी नहीं है। इनमें से केमिस्ट्री के नजरिए से एक कंडीशन ठीक है और एक कंडीशन बिल्कुल गलत है, ठीक है। अब इसमें से कौन सी कंडीशन ठीक है, कौन सी गलत है, जरा समझते हैं। जैसे एसिड है और उसमें हम वाटर को मिक्स कर रहे हैं, एसिड और वाटर को मिक्स करने पर ये रिएक्शन बहुत ज्यादा एक्सोथर्मिक होती है। एक्सोथर्मिक का मतलब होता है ऐसी रिएक्शन जिसमें बहुत सारी एनर्जी एक साथ निकलती है। तो वो यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर भी वाटर एसिड से मिलेगा, यहाँ पर भी एसिड वाटर से मिलेगा। दोनों में ही क्या होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। अब जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी तो जो यहाँ पर सब्सटेंस है वो क्या करेगा, स्प्लैश करेगा, यानी वो ऊपर आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या है, वाटर है और यहाँ एसिड ज्यादा है, तो ये स्प्लैश क्या करेगा, एसिड। और एसिड जो होता है हार्मफुल होगा और एसिड आपके फेस पर, आपके क्लॉथ पर आएगा, उसको डैमेज करेगा। लेकिन अगर आप क्या कर रहे हैं, एसिड को कहाँ मिक्स कर रहे हैं, वाटर पे। एक्सोथर्मिक रिएक्शन तो है, लेकिन यहाँ पर जो स्प्लैश करेगा वो क्या करेगा, वाटर करेगा, ठीक है। तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर ये तरीका गलत है डाइल्यूट करने का, ये तरीका ठीक है, ठीक। पहली बात, यदि हम वाटर में एसिड मिक्स करते हैं, याद रखना वाटर में एसिड मिक्स करते हैं, डायग्राम से याद रखना, भूल जाओगे, डायग्राम याद रखना, ये डायग्राम बनाया था, इस डायग्राम से आपको याद रहेगा। अब एक चीज और, यहाँ पर जो ये प्रोसेस है इसको और स्लो करने के लिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन को और स्लो करने के लिए हम एसिड को ड्रॉप बाय ड्रॉप डालते हैं। दूसरी चीज, हम इसे लगातार स्टीयर करते रहते हैं, लगातार इसे घुमाते रहते हैं, क्योंकि जो एनर्जी बनी है, जो एनर्जी जनरेट हुई है, वो इसमें क्या हो जाए, यूज हो जाए, ठीक है। जिससे क्या होता है, ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है, स्लो पड़ जाती है और जो वाटर जो होता है वो एकदम से स्प्लैश नहीं करता। ओके, अब हम इसके बाद पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी ऑफ एसिड, ठीक है। तो पहला हम पढ़ेंगे टेस्ट। टेस्ट कैसा होता है, पहले बताया, खट्टा टेस्ट होता है, सावर टेस्ट होता है, ठीक है। फिजिकल स्टेट, तो यहाँ ये ध्यान रखने वाली बात है, जनरली हम समझते हैं कि सभी एसिड लिक्विड स्टेट में होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लिक्विड के साथ साथ सॉलिड स्टेट में भी होते हैं। जैसे बेंजोइक एसिड है, ये देखने में आपको बिल्कुल सॉलिड होगा, व्हाइट कलर का होता है, तो ये सॉलिड स्टेट में भी होते हैं और लिक्विड स्टेट में भी होते हैं, दोनों स्टेट में। तीसरा है कोरेसिव नेचर। जो एसिड जो होते हैं वो क्या करते हैं, दे प्रोड्यूस अ बर्निंग सेंसेशन ऑन स्किन एंड होल ऑन क्लॉथ्स। अगर ये एसिड जो है हमारे अगर क्लॉथ्स पे या स्किन के कांटेक्ट में आ जाएं तो क्या करेंगे, स्किन को बर्न कर देंगे, हमें बर्निंग का फील होगा और उसके अलावा जो क्लॉथ्स हैं उन पर होल हो सकता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसका कोरेसिव नेचर। इंपॉर्टेंट चीज जहां से कभी कभी क्वेश्चन पूछ जाता है वो है एक्शन ऑफ इंडिकेटर। तो हमारा पहला क्या है, लिटमस सॉल्यूशन। तो क्या है, इंडिकेटर क्या करते हैं, ये बताते हैं ये एसिड है या बेस है। तो पहले लिटमस सॉल्यूशन क्या करता है, वो ब्लू कलर को किसमें चेंज करता है, रेड कलर में। हमें याद रखना है बार, BAR, वेरी इंपोर्टेंट। बार, बार का मतलब क्या हुआ, देखो B से हुआ ब्लू, R से हुआ रेड,
तो ब्लू को जो रेड में कन्वर्ट कर दे वो क्या है, एसिड है। ठीक है, याद रहेगा, बार याद रखना, जो ब्लू को रेड में कन्वर्ट कर दे वो क्या है, एसिड है। ये टेस्ट किसका है, लिटमस सॉल्यूशन का टेस्ट है। इसके अलावा दूसरा है हमारा मिथाइल ऑरेंज। अब जो मिथाइल ऑरेंज है वो किस कलर का होता है, नाम से पता चल रहा है मिथाइल ऑरेंज, ऑरेंज कलर का होता है। अब ऑरेंज कलर का जो सॉल्यूशन होता है वो एसिड के प्रेजेंस में कैसा कन्वर्ट हो जाता है, रेड। तो मिथाइल ऑरेंज भी ओ से यानी ऑरेंज से रेड में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में, एसिड की प्रेजेंस में। दो टेस्ट आपको याद रखेंगे, एक BAR बार, एक OAR, ठीक है ना। तीसरा है फिनोप्थिलीन। तो फिनोप्थिलीन का एसिड पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, लेकिन ये इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है, इसलिए हमने यहाँ पर इसको लिया है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है कि एसिड का इफेक्ट क्या होता है, एसिड का रंग क्या चेंज होता है, तो नो इफेक्ट है इसका आंसर। ठीक है, अब इसके अलावा हम अब इसका जो पांचों पॉइंट ले रहे हैं वो ले रहे हैं इसकी केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, अब रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस क्या है, रिएक्शन विद एक्टिव मेटल्स, यानी जो हमारे डाइल्यूट एसिड हैं या एसिड हैं उनकी मेटल से रिएक्शन होगी तो क्या होगा। हमने ये मेंशन किया है कि मेटल कैसी होनी चाहिए, एक्टिव होनी चाहिए। तो पता कैसे चलेगा कौन सी मेटल हमारी एक्टिव है, तो वो हम अभी रिएक्टिविटी सीरीज सीखेंगे लास्ट में, उसमें हम जानेंगे कौन सी मेटल हमारी एक्टिव है, कौन सी मेटल एक्टिव नहीं है। तो मेटल जो होती हैं डायरेक्ट एसिड से रिएक्शन जब करती हैं तो क्या बनता है, मेटल सॉल्ट बनता है और हाइड्रोजन इवॉल्व होती है, यानी हाइड्रोजन निकल के एटमॉस्फेयर में चली जाती है। और जैसे हमने जिंक मेटल ले ली और एसिड क्या ले लिया हमने, H2SO4 ले लिया। तो देखो जो जिंक है वो ज्यादा रिएक्टिव है किससे, H से। तो क्या करेगी, वो H को रिप्लेस कर देगी, H को हटा देगी और उसकी जगह खुद ऐड हो जाएगी, क्या बनेगा, ZnSO4। और ZnSO4 के साथ ये H2 जो बचा ये निकल के अलग चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो मेटल होती है एक्टिव मेटल, वो एसिड से हाइड्रोजन को हटा देती हैं और उसकी जगह अपना सॉल्ट फॉर्म करती हैं और यहाँ क्या बन जाता है, हाइड्रोजन बनता है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पर मैंने अगर एक लेस रिएक्टिव मेटल ले ली, जैसे Au, ये गोल्ड होता है Au। ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर कोई एसिड ले लिया, HCl डाइल्यूट एसिड ले लिया, तो यहाँ क्या बनेगा, तो यहाँ कोई प्रोडक्ट नहीं बनेगा, क्योंकि जो Au है ये लेस रिएक्टिव मेटल है। ठीक है, तो यहाँ आप समझ गए कि यहाँ पर एसिड से रिएक्शन होने के लिए जो मेटल है उसका रिएक्टिव होना जरूरी है। अब रिएक्टिव मेटल कौन कौन सी हो सकती हैं, Zn हो सकती है, Mg हो सकती है, पोटेशियम हो सकती है, ये बहुत रिएक्टिव मेटल है ना। कौन सी रिएक्टिव मेटल सबसे ज्यादा आसानी से रिएक्शन करती है वो हम एक अभी सीरीज में पढ़ लेंगे। ठीक है, अब इसकी दो रिएक्शन और पढ़ते हैं। पहला क्या है, रिएक्शन विद मेटल कार्बोनेट एंड मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो पहले तो ये जाने मेटल कार्बोनेट क्या होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। जैसे CO3 CO3 डबल माइनस जो होता है, तो ये जो होता है क्या होता है, मेटल कार्बोनेट, है ना। और यहाँ पर जो HCO3 होता है, सिंगल माइनस, वो क्या होता है हमारा, वो होता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, जिसमें CO3 होगा वो कार्बोनेट और जिसमें HCO3 होगा उसे क्या कहेंगे हम, बाइकार्बोनेट। अब मेटल के बाइकार्बोनेट और कार्बोनेट हमने ये दो ले रखे हैं, ये है सिंपल कार्बोनेट और ये हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, हमने रिएक्शन किससे कराई है, सल्फ्यूरिक एसिड से। तो जब सल्फ्यूरिक एसिड से आप रिएक्शन कर रहे हो तो आप क्या देख रहे हो, तो आप ये देख रहे हो कि हाँ, तो आप क्या देख रहे हो कि इसमें जो एसिड से रिएक्शन हो रही है तो दोनों कंडीशन में क्या है, प्रोडक्ट हमारा सेम बन रहा है ना। दोनों प्रोडक्ट क्या बन रहे हैं, हमारे सेम बन रहे हैं। तो ऐसा क्यों है, देखो यहाँ पर कार्बोनेट है और यहाँ पर भी कार्बोनेट है। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पार्ट होता है, पहला पार्ट पॉजिटिव होता है और दूसरा पार्ट नेगेटिव होता है। यहाँ पर पहला पार्ट पॉजिटिव होता है, दूसरा पार्ट नेगेटिव होता है। जब केमिकल रिएक्शन होती है तो दोनों जो हमारे पार्ट होते हैं वो अपोजिट से चार्ज के अटैच होते हैं, यानी ये वाला नेगेटिव और ये पॉजिटिव ज्वाइन हो जाते हैं, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव ज्वाइन हो जाते हैं। यानी यहाँ पर क्या बनेगा, Na2SO4 देखो बन गया, और यहाँ क्या बना, H2 और CO3। तो देखिए जरा, H2 और CO3, यहाँ पर ये दोनों चीजें जो मिलेंगी तो मिलके क्या बना लेंगी, ये बना लेंगी H2CO3। लेकिन ये जो कार्बनिक एसिड होता है ये अपने आप बहुत अनस्टेबल होता है और ये किस में टूटता है, एक H2O में और एक
CO2 में, इसलिए हमारे दोनों प्रोडक्ट H2O और CO2 बनते हैं। ठीक है, दूसरी रिएक्शन जो है, दूसरी रिएक्शन में भी यही चीज है, लेकिन यहाँ फर्क कितना है कि यहाँ पर Na+ और ये जो नेगेटिव पार्ट है इस बार इतना है, यहाँ पर ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्रोडक्ट इसमें क्या बनेगा, सेम बनेगा, लेकिन फर्क क्या आएगा, यहाँ पर Na2 है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। और हमारी इक्वेशन जो है ये हमें बैलेंस अगर करनी है तो बैलेंस करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी और यहाँ से भी हमें 2 से मल्टीप्लाई करानी पड़ेगी, लेकिन हमारे प्रोडक्ट रहेंगे से। ठीक है, तो याद रखना है कि कार्बोनेट हो चाहे बाइकार्बोनेट हो, दोनों के प्रोडक्ट सेम होते हैं और दोनों के प्रोडक्ट में CO2 और H2O जरूर बनता है, CO2 और H2O जरूर बनेगा। तीसरा क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। अब इसके बाद क्या आता है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस। एसिड और बेस की रिएक्शन एक बहुत फेमस रिएक्शन है जो आपको इस चैप्टर में मिलेगी, अगले चैप्टर में मिलेगी। ठीक है ना, तो एसिड जब बेस से रिएक्शन करता है तो इस रिएक्शन का स्पेशल नाम होता है न्यूट्रलाइजेशन। यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि एसिड और बेस का इफेक्ट एक दूसरे से अपोजिट होता है। ठीक है, अब एसिड और बेस के साथ कंबाइन होगा तो क्या बनेगा, एक तो वाटर बनता है ना, और दूसरी चीज क्या बनती है, सॉल्ट बनता है। तो हमने एक एग्जांपल समझा, यहाँ पर हमने HCl एसिड ले लिया और एक बेस क्या लिया हमने, NaOH। तो देखें, जो एसिड है उसका जो पार्ट है मेन क्या है, H, और बेस जो है उसका मेन पार्ट क्या है, OH। जब भी एक H OH से कंबाइन होगा तो क्या बन जाएगा, H2O। ठीक है, अब इसके जो दो पार्ट बचे, एक पार्ट बचा Na और एक पार्ट बचा Cl, तो ये क्या बनेगा, क्या बनेगा, NaCl। कुछ के दिमाग में आ रही होगी ये क्यों नहीं बन सकता, है ना, किसी के दिमाग में आ रही होगी ये क्यों नहीं बन सकता, तो ये इसलिए नहीं बन सकता, हमारे जो IUPAC अकॉर्डिंग है, जिसके रूल्स चलते हैं, वो ये कहता है पहला पार्ट हमेशा क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव पार्ट कौन सा था, ये वाला ना। जब इसमें पॉजिटिव पार्ट ये है तो यहाँ पर आप पॉजिटिव पार्ट को बाद में कैसे लिख सकते हो, है ना, इसलिए पहला पार्ट जो होगा पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए क्या होगा हमारा NaCl। ठीक है, तो इस तरह से हमने इन रिएक्शन को पढ़ा और हम इसको, अब इसके बाद हम जो है जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे रिएक्टिविटी सीरीज। ओके, हाँ, तो अब हम देख रहे हैं रिएक्टिविटी सीरीज। तो रिएक्टिविटी सीरीज ये हमारे सामने है। अब देखने में इतनी बड़ी सीरीज है, कैसे इसको याद किया जाए, तो इसको याद करने का एक इजी तरीका है। तो हमने इसको याद करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बनाई है। ठीक है, तो हमने इसमें ये देखो, यहाँ पर जो है H से ऊपर के जितने एलिमेंट हैं वो रिएक्टिव कहलाते हैं और जो नीचे के एलिमेंट है वो कैसे कहलाते हैं, वो लेस रिएक्टिव कहलाते हैं। तो हम इसे इसकी हेल्प से पढ़ेंगे, हम यहाँ तक भी ट्रिक पढ़ेंगे और इसे समझ लेंगे, है ना। तो हमने हमारी जो ट्रिक है वो क्या है, वो है कबूतर ने कहा मुगल मुग़ल आजम फिर सुनो फरियाद है। ठीक है, हमने को भी इन्वॉल्व कर लिया और इसके बाद हम जो है इसे लर्न कर लेंगे। देखें जरा, अब कबूतर ने कहा, कबूतर से हो गया के, है ना, तो हमने एलिमेंट बेस पे याद किया, के सबको पता है क्या होता है, पोटेशियम। कबूतर ने से क्या बन गया हमारा, सोडियम। कहा, सॉरी ये के नहीं है, ये सी है। कबूतर ने कहा, सी, कबूतर ने कहा मुगल आजम, मुगले आजम, मुगले आजम, है ना। यहाँ पर जो जम है वो जम से ऐसे याद रखना पड़ेगा, अले एल, मुगले, मुग मतलब mg। ठीक है, कबूतर ने कहा मुगले आजम, कबूतर ने कहा मुगले आजम फिर सुनो फरियाद है। कबूतर ने सुना, कहा मुगले आजम फिर सुनो फरियाद है। ठीक है, तो आपको याद हुआ होगा, कबूतर से के, ने Na, कहा कैल्शियम, mg मुगले से याद होगा, अले मतलब एल्यूमिनियम, आजम मतलब Zn, फिर मतलब Fe आयरन, सुनो मतलब Sn, फरियाद मतलब Pv प्लम्बम जिसे बोलते हैं, है मतलब अपना हाइड्रोजन। ठीक है, इतना आपको याद करना पड़ेगा। और ये देखो कैसे याद करना है, ये सारी जो मेटल हैं
ये एक ऐसी मेटल है जो बहुत महंगी होती है, जिससे कॉइन बनाई जाती है, कॉइन्स मेटल है, ठीक है। तो इसमें जो कॉपर होता है, यह है कॉपर, और यह सिल्वर, एजी होता है सिल्वर, फिर होता है EU गोल्ड, फिर होता है PT प्लैटिनम, जो गोल्ड से महंगा होता है ना। तो ये जो है उसकी कीमत के अकॉर्डिंग है। जैसे कॉपर जो सबसे सस्ता होता है, फिर कॉपर, फिर AG, फिर AU, फिर PT, है ना। कॉपर सबसे सस्ता, उससे महंगा AG सिल्वर, उससे महंगा AU गोल्ड, और उससे महंगा PT। तो उसके अकॉर्डिंग ये है। तो ये जो नीचे वाले एलिमेंट है, ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है ना। ये कैसे हैं? लेस रिएक्टिव। और जो ऊपर वाले एलिमेंट है वो क्या है? मोर रिएक्टिव। जो एलिमेंट नीचे है जितना, वो उतना ही क्या हमारा सबसे लेस रिएक्टिव है ना, लीस्ट रिएक्टिव। ओके, आज जो हमने पढ़ा, हमने एसिड कवर किया। अब इसी टर्न में जब हम पार्ट सेकेंड लेंगे तो हम उसमें बेस क्लियर करेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।